और अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में नई सरकार को लेकर खबर है कि 19 फरवरी को शपथ समारोह हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, दिल्ली की नई सरकार को लेकर 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है और पीएम के दिल्ली लौटते ही नई सरकार की कवायद तेज होगी। पीएम मोदी की अमित शाह नड्डा के साथ बैठक होगी और पीएम के दिल्ली लौटने के बाद सीएम पर फैसला होगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे पहले हमने आपको बताया था कि इस बार जो दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होगा नई सरकार का, उसको भव्य करने की तैयारी है और इसके लिए एक बड़ी जगह की तलाश है जिसमें ये आयोजित किया जाए कार्यक्रम, क्योंकि इसमें तमाम बड़े नेता भी शामिल होंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे और इसमें कई लोग भी जो है वो शिरकत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी यहाँ पर हो रही है और ऐसे में इस शपथ ग्रहण समारोह को बड़े स्तर पर करने की तैयारी भी है। लेकिन खबर बड़ी ये है कि 19 फरवरी को ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद फिर विधायक दल के नेता चुना जाएंगे और फिर मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी और उसके बाद 19 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर किया जा सकता है, जो सूत्रों के मुताबिक इसको लेकर अब तक खबर आ रही है। पीएम के दिल्ली लौटने का इंतजार है, उनके दिल्ली लौटते ही सरकार की कवायद और तेज होगी और पीएम की अमित शाह नड्डा के साथ बैठक हो सकती है उसके बाद और फिर ये प्रक्रिया को तेजी यहां पर मिलेगी। पीएम के दिल्ली लौटने के बाद सीएम पर फैसला यहां पर हो सकता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि कई सारे नामों की चर्चा है, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसको यहां पर तरजीह मिल सकती है या किसको यहां पर मौका मिल सकता है दिल्ली में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने का। लेकिन इस बार जो शपथ ग्रहण है वो काफ़ी भव्य होगा, ये बात यहाँ पर तय है, जिसकी तैयारियाँ अब यहाँ पर की जाएंगी और शपथ ग्रहण की जो तारीख है वो भी अब यहाँ पर जल्द ही तय हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 19 फरवरी को ही शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली की इस नई सरकार का हो सकता है। तो आपने देखा इस बार के चुनाव में बीजेपी को जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों ने सौंपी है, तो दिल्ली में नई सरकार के गठन से पहले बीजेपी में मंथन भी जारी है। शनिवार शाम को बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक होगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। दिल्ली चुनावों में बड़ी जीत के बाद पहली बैठक ये होगी और बैठक में संगठन के चुनाव को लेकर समीक्षा भी की जाएगी। तो बीजेपी का मंथन भी एक तरफ जारी है, यहाँ पर संगठन चुनाव भी हैं जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा होने की संभावना है। उधर दिल्ली में क्योंकि नई सरकार का गठन होना है, ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगी बैठक। शनिवार शाम को बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक होनी है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक यहाँ पर की जाएगी और यहाँ पर मंथन किया जाएगा दिल्ली की नई सरकार को लेकर भी और साथ ही जो संगठन चुनाव हैं उनको लेकर भी, क्योंकि इस बैठक में संगठन के चुनाव को लेकर समीक्षा यहाँ पर की जा सकती है और दिल्ली चुनावों में बड़ी जीत के बाद ये पहली बैठक हो रही है, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक यहाँ पर महामंत्रियों की बीजेपी की रहने वाली है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक पर सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी की नई सरकार मोहल्ला क्लिनिक की रीब्रांडिंग करेगी और इसको लेकर एक जांच समिति बनाई जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर अर्बन आरोग्य मंदिर किया जा सकता है। चुनाव से पहले बीजेपी ने कहा था कि कल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं होंगी, ऐसे में मोहल्ला क्लिनिक का नाम यहां पर बदला जा सकता है और इसमें सुविधाएं यहां पर जोड़ी जा सकती हैं। तो बड़ा अपडेट यहां पर मोहल्ला क्लिनिक को लेकर। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने पर सियासत भी हो रही है। आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा है कि नाम बदलने की बजाय काम करें, बीजेपी का काम करने का इरादा नहीं है, ये आतिशी का कहना है। देखिए, हम तो बीजेपी वालों से कहेंगे नाम बदलने के बजाय कुछ काम करें। दिल्ली वालों ने उनको जनादेश दिया है, खबरें तो उनके अंदर से यही आ रही हैं जो मैंने आपको बताया कि उनका काम करने का इरादा नहीं है और लूटने का इरादा है और उस लूट का ठीकरा आम आदमी पार्टी पे फोड़ने का इरादा है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे पूरे करेगी। पहली कैबिनेट की बैठक में
दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए महीने देने का वादा पूरा करेगी और 8 मार्च तक हम ये पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, इसका इंतजार करेंगे। रवीश हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, मोहल्ला क्लिनिक पर अब यहाँ पर प्रतिक्रिया भी आ गई आतिशी की, लेकिन तैयारी यहाँ पर क्या है नई सरकार के दौरान इसको लेकर? जी देखिए, मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर में पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं आम आदमी पार्टी की, उनको जारी रखा जाएगा और न सिर्फ जारी रखा जाएगा बल्कि उसको सुदृढ़ किया जाएगा, यानी और मजबूत किया जाएगा। तो इसी क्रम में जो मोहल्ला क्लिनिक है उसका पहले तो नाम बदला जाएगा, आरोग्य मंदिर उसका नाम रखा जाएगा। उसके बाद में उस मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टरों की तादाद बढ़ाई जा सकती है, स्टाफ की तादाद बढ़ाई जा सकती है। ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं जिससे हर एक अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं है तो सबकी दवाइयाँ मिलें। तो उसी के वजह से अब एक मोहल्ला क्लिनिक के मद्देनज़र एक्शन प्लान तैयार करने को बोला गया है कि उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं। मोहल्ला क्लिनिक बड़े पैमाने पर कई सारी जगहों पर बंद भी हो चुके हैं, तो उनको भी खोलने का प्लान है कि उनको नए सिरे से उस तरीके से खोला जाए। इसके अलावा आयुष्मान जो योजना है उसको भी दिल्ली में लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को दिल्ली के बोला गया है कि वो तैयारी करे कि आखिर उसके जद में कितने लोग आ रहे हैं। और क्योंकि पहले घोषणा हो चुकी है कि 5 लाख रुपए जो है वो दिल्ली सरकार देगी और 5 लाख केंद्र सरकार देगी, यानी 10 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो मुफ्त में हो सकता है, दिल्ली वालों का मिल सकता है। तो इसी के चलते पहली कैबिनेट में जो आयुष्मान योजना को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। उसके अलावा जो मोहल्ला क्लिनिक है उसको और सुदृढ़ किया जाएगा, उसमें और स्टाफ की तैनाती किया जाएगा, रेशनलाइज किया जाएगा, उसमें और कई सारी बीमारियों की दवाओं का जो और रखी जाएंगी उसमें। जी। तो इस तरीके के कई सारे जो कदम हैं वो उठाए जाएंगे इसके तहत। अच्छा रवीश, एक बैठक जो कि बीजेपी की होने वाली है शनिवार को, उसके बारे में भी जरा आप बताइए, क्योंकि नई सरकार के गठन से पहले ये बैठक यहाँ पर हो रही है राष्ट्रीय महामंत्रियों की। तो इसमें क्या नई सरकार के स्वरूप पर भी चर्चा हो सकती है, और साथ ही जो गठबंधन यहाँ पर माफ कीजिएगा संगठन के चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं उसको लेकर क्या यहाँ पर खबर है? देखिए, ये राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक है और जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली की चुनाव जीतने के बाद में ये पहली संगठन की इतने बड़े लेवल की ये बैठक है, तो निश्चित तौर में इसमें इसका दायरा एक बहुत बड़ा होगा। जीत के साथ में क्या क्या रणनीति अपनाई गई, कैसे प्रचार किया गया, उन सब की समीक्षा होगी। और कहीं ना कहीं इस बैठक में दिल्ली सरकार का स्वरूप कैसा हो, कैबिनेट में कौन कौन से जातीय और सामाजिक समीकरण को साधा जाए, इस बारे में भी चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा जो आगामी चुनाव हैं, जैसे बिहार का इस साल चुनाव है, तो उसके लिए भी चुनावी तैयारियां कैसी हों उसके बारे में भी चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया रवीश आपका। तो ये एक बड़ी बैठक भी यहाँ पर होनी है जो महामंत्रियों की, जिसमें रवीश बता रहे थे कि किस तरह से कई सारी बातें हैं जिस पर मंथन यहाँ पर हो सकता है। और इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने की तैयारी है, जिसके अलावा कई सारी सुविधाएं भी यहाँ पर जोड़ी जाएंगी। हालांकि सियासत भी इस पर हो रही है, आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया भी हमने आपको दिखाई है। ब्रेक एक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर रोक लगाई गई है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक रातों रात बंद हुआ है और पैसे निकालने के लिए लोगों की लंबी कतारें यहां पर लग गई हैं। आरबीआई के फैसले के बाद बैंक के बाहर भीड़ देखने को मिली। बैंक के कामकाज पर आरबीआई ने रोक लगाई है और सिर्फ 5 लाख तक बैंक से पैसे निकालने की अनुमति है। लॉकर का पैसा ग्राहक हालांकि निकाल सकते हैं। फ्रेंड का फोन आया कि तेरा बैंक का ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैं जॉब छोड़ के इधर भागा हूँ। बैंक ने ईमेल या कॉल या कुछ किया? कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। हम लोग के इतने सालों की ये सब है, हम लोग ये सब किधर से लाए और किधर से वो निकाले। हम लोग पूरे परिवार का पैसा इसके अंदर है, इतने सालों की माँ बाप की कमाई इसमें है, भी हम लोग जाए किधर? कुछ में इंफॉर्मेशन नहीं दिया, बिल्कुल मुझे मैसेज भी नहीं आया। और मेरा पूरा परिवार का बैंक में मेरा अकाउंट है, जब से खुला तब से मेरा अकाउंट है। मेरा सेविंग अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है, दोनों है मेरा। और मेरा लॉकर भी इसके अंदर है। तो कंप्लेंट तो करेंगे, अभी आरबीआई वाले ने किया है ना ये सब, तो पहले से इंफॉर्मेशन देना चाहिए ना
पब्लिक ले सकती है ना पैसा, अभी कैसे लेगी? देखिए, आरबीआई जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है, डिप्लीट होने वाले एसेट्स को रोकने की कोशिश करती है। अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझ कर ही की होगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर अब अपनी सख्ती कड़ी कर दी गई है और अगले 6 महीने तक आरबीआई द्वारा इस बैंक पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसी बीच अब ग्राहक और खाता धारकों के बीच घबराहट बढ़ती जा रही है अपने पैसे और अपनी जमा पूंजी को लेकर, और ऐसे में मुंबई में तमाम जो ब्रांचेज हैं वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, कुछ अपनी नौकरी छोड़कर, कुछ अपने घर से सीधा बैंक आ रहे हैं इस घबराहट के साथ कि यदि उनके पैसे सुरक्षित हैं या फिर नहीं। हम कांदिवली के महावीर नगर के इस बैंक के खाते पर मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस शाखा के बाहर जो कतार है वो काफ़ी लंबी है और लगभग आधे किलोमीटर तक जो है ये कतार लोगों की लगी हुई है महज अपने पैसे निकालने को लेकर। ऐसे में आरबीआई द्वारा कहा गया है कि 5 लाख तक जो है ये खाता धारक अपने पैसे निकाल सकते हैं। लोग कतार में खड़े हैं। सर, कब से खड़े हैं आप? सुबह 9 बजे से। सुबह 9 बजे से अब तक? हाँ। इतने घंटे हो गए हैं, बैंक द्वारा क्या कहा जा रहा है? बैंक वाले लोकर ऑपरेट करने दे रहे। सेविंग बैंक का वो लोग अभी कुछ नोटिस लगा दिया, 6 महीने बाद पैसा मिलेगा। ये 6 महीने बाद नोटिस लगा हुआ है। और आपका खाता कितने समय से था? मेरा 4-5 साल से है। तो ऐसे कभी इरेगुलरिटी पहले देखने मिली थी आपको? नहीं, नेवर। ये एकाएक इस प्रकार की स्थिति आई? ये तो आरबीआई को मालूम, उन्होंने ढूंढना चाहिए कैसा क्यों गफला हो रहा है। इट इज नॉट आवर ड्यूटी। आप कब से खड़े हैं? मैडम, मैं 9:30 बजे से खड़ा हूँ। क्यों खड़े हैं, मतलब क्या आप लोकर हैं तो लोकर में से कुछ सामान अभी सब निकाल रहे हैं, तो उसके लिए खड़े हैं। अभी 1:30 बज गया तो कम से कम 4 घंटा हो गया। बैंक द्वारा क्या कहा जा रहा है? बैंक वालों ने लोकर वाले के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टोकन दिया है और एकदम सिस्टम से चल रहा है। ऐसा लगता है कि भाई आधे घंटे में नंबर आ जाएगा, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मेरा एफडी है तो उसके लिए 6 महीना लगेगा। लेकिन आप क्योंकि अपने पैसे इतने सुरक्षित बैंक पर भरोसा करके रखते हैं मैडम, और बैंक मैं लास्ट 15 साल से मेरा अकाउंट यहाँ पर है और मैं सामने के बिल्डिंग में रहता था, तो मैंने आज तक कभी ये बैंक में कुछ ऐसा देखा नहीं है। और अचानक ही आज सुबह में मेरे दोस्त का फ़ोन आया तब पता चला कि ये सब इतना गड़बड़ी हो गया है और बैंक का 2500 करोड़ का लोगों का सेविंग्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई को ये सब चीज़ देखना चाहिए कि आरबीआई क्या करती है कि लोगों का इतना पैसा है और बैंक वो पैसा किसको दे रहे हैं, किसी को कुछ बताते नहीं है और आम आदमी का पैसा इतना डूब जाएगा। तो ये तो आरबीआई का रोल है कि वो लोग क्या ऑडिट करते हैं कि कौन सी बैंक का क्या चल रहा है, कोई देखते नहीं, ऐसा ही आज लग रहा है। मैं तो यहाँ ही गंगोत्री में रहता था, अभी मैं ईस्ट में गया हूँ। मेरा 20 साल से अकाउंट है और सीनियर सिटीजन के लिए लोग कुछ अलग लाइन नहीं करते हैं। हम 3-4 घंटे से खड़े हैं, 4-4 घंटे खड़े रहने के बाद तकलीफ होता है, तो ज़रा ख्याल करना चाहिए बैंक को। और मेरे को आरबीआई को भी बोलना है कि आप इतना ऑडिट करो सबका बुक्स का, एकदम बैंक ऐसा तकलीफ में आ जाता है तो आपका भी जवाबदारी है, आरबीआई का भी। और उन्होंने भी ज़रा देखना चाहिए कि भाई ये बैंक कैसा चलता है कैसा नहीं है, और कस्टमर को ग्रेड देना चाहिए कि भाई ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी। तो हम लोग भी इधर पैसा रखने को सोचे, ऐसा है ना। अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। जयपुर में चाणक्य कोचिंग सेंटर बंद हो गया है। छात्रों को कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि ये आखिर बंद क्यों हुआ है। छात्रों से लाखों रुपए फीस लेने के बाद कोचिंग सेंटर बंद कर दिया गया है। ऐसे में छात्रों के सामने बड़ा संकट यहां पर खड़ा हो गया है। छात्रों और अभिभावकों ने जयपुर सेंटर के बाहर प्रदर्शन किया है। आईएएस और आरएएस की तैयारी कराता है ये कोचिंग सेंटर, जो अब अचानक यहाँ बंद हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में फिटजी कोचिंग बंद होने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच जयपुर के चाणक्य आईएएस एकेडमी के भी बंद हो जाने की खबरें सामने आ रही है और ये तमाम विद्यार्थी और अभिभावक यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले 1 महीने से कोचिंग बंद है और इन सब ने जो फीस दी थी वह भी इनको वापस नहीं की जा रही है। लिहाजा अब इनके सामने एक नया संकट आ गया है कि जिस परीक्षा की तैयारी ये कर रहे थे, यूपीएससी की, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उनके सामने अब संकट आ गया। हमारे साथ कुछ अभिभावक हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं।
मैम क्या नाम है आपका, आपके कौन यहाँ पर पढ़ते थे और क्या मामला है पूरा? मैं कृष्णा तंवर हूँ। मेरा बेटा है भव्य सिंह शेखावत। उसने जून 2023 में एडमिशन लिया था। उस समय पर मनीषा भारद्वाज यहाँ की हेड हुआ करती थी। मेरी उनसे पर्सनल बात हुई थी। और पूजा थी जो कि एक काउंसलर थी, अमृता थी जो कि कोऑर्डिनेटर थी, दिग्विजय जी थे जो कि यहाँ के ज्योग्राफी के और मेनली मतलब एक सीनियर पोजीशन पे मेंटोर थे। और इन सबसे लास्ट में एक आया था चाणक्य का रोहन, जो कि बाद में हैंडलिंग और डीलिंग करता था। इन सभी लोगों की मेरे पास में वॉइस चैट भी है और ऑडियो वीडियो अभी भी है। क्या हुआ है? अभी ये हुआ कि जब मेरा बच्चा आया तो उसके बाद में हार्डली 4 महीना यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस रही हैं। उसके बाद में यहाँ पर मनीषा भारद्वाज जी रिज़ाइन कर जाती हैं। उसके बाद में कोई 3 लोग आते हैं और पार्टनरशिप में आ जाते हैं। उसके बाद में एक के बाद एक कोई टीचर आता है, कोई टीचर जाता है। पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्रॉपर क्लासेस क्यों नहीं हो रही हैं। बोले ये टीचर्स तो हमारे दिल्ली से आते हैं तो कोई आता है अपने टाइम पीरियड निकाल करके, आप चिंता मत करिए आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। मैंने कहा इस तरीके से थोड़ी कोर्स होता है कि आप 10 दिन तो एक की क्लास लगवाते हैं, 10 दिन एक की क्लास लगवा देते हैं, कोई भी क्लासेस पूरी नहीं है। आप यहाँ पढ़ती थी, किस चीज़ की तैयारी करती थी आप? यूपीएससी की कर रही थी। मैंने लास्ट ईयर अप्रैल में ज्वाइन करा था। इनिशियली मैंने 50,000 पे कर दिया था और एक सब्जेक्ट की क्लास हुई थी मेरी। उसके बाद से डिले चलता रहा कि फैकल्टी अरेंज कर रहे हैं, नया फैकल्टी हर बार आता था, डेमो देखे चला जाता था, एवरेज पढ़ाई होती थी ठीक ठाक। और धीरे धीरे एक फैकल्टी आए, थोड़ा सा सब्जेक्ट पढ़ाया, फिर चले गए। फिर अक्टूबर के बाद तो ऐसा हुई ही नहीं, क्लासेस ही बंद हो गई। और पेमेंट के लिए बराबर रिमाइंडर्स आ रहे थे कि पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। मैंने 60% पेमेंट कर दिया ऑलरेडी, बट क्लासेस बंद पड़ी है तब से। अब ये हमें कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता तो वो बताता कि यहाँ क्या होगा आगे, तो हमें पता चलता ना कि आगे क्या करना है। ये हमें ऐसे वेट में बैठा के बीच में बैठे हैं कि कुछ ही नहीं हो रहा, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। यहाँ पूरी फीस दे दी, अगर दूसरी कोचिंग में जाएंगे तो वहाँ पे भी 2 लाख समथिंग फीस लगेगी, तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब यहाँ कोई बताए कि हाँ ये कोचिंग फाइनली बंद हो गई है तो हम हमारा रिफंड वापस लेना, बट यहाँ तो ऐसा कुछ ही नहीं है। और अब आपको सीधी तस्वीरें हम दिखाते हैं। राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह इस वक्त आयोजित किया जा रहा है और इस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो हल्द्वानी उत्तराखंड में ये समापन समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप के सभी के लिए प्रशंसा भरे शब्दों के लिए। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी को इस सम्मानित सभा को संबोधित करने के लिए। उत्तराखंड में आयोजित नेशनल गेम्स के समारोह के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉमरेड संगमा जी, आदरणीय मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, उपस्थित खिलाड़ियों, युवा दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज के अवसर पर मैं उत्तराखंड को अभिनंदन देना चाहता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड में नेशनल गेम्स करके देश को एक संदेश दिया है। उत्तराखंड देवभूमि भूमि तो है ही, लेकिन नेशनल गेम्स के बाद वो खेल भूमि भी बन चुका है। सारे कार्यक्रम के दरमियान राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने छोटी छोटी बात की चिंता करी, भारत सरकार के साथ बातचीत करी और सारे देश से आए हुए खिलाड़ियों को कुछ भी असुविधा न रहे उसकी चिंता करके सफलतापूर्वक नेशनल गेम्स आयोजित करने के लिए मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड को हार्दिक बधाई देता हूं। और अब बात क्रिकेट की करते हैं। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इनामी राशि का ऐलान कर दिया है और इस टूर्नामेंट के लिए पिछली बार की तुलना में इनामी राशि में 53% का इजाफा किया गया है।
19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता टीम को 2.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो बड़ी राशि है। 54% का इजाफा इस राशि में किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट होता है और इस बार चैंपियंस ट्रॉफी की बम्पर प्राइज मनी है। कुल पुरस्कार राशि करीब 60 करोड़ रुपए है और पिछली बार से राशि में 53% का इजाफा हुआ है। विजेता टीम को करीब 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। उपविजेता को 1 करोड़ 10 लाख के आसपास मिलेंगे और जो सेमीफाइनल हारने वाली टीम होगी उसको 5 करोड़ रुपए यहाँ पर मिलेंगे। तो ये जो उपविजेता टीम होगी उसको करीब 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। यहाँ पर जो विजेता टीम होगी उसको 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये इस तरह से राशि है जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली टीमों में बांटी जाती है। विमल हमारे साथ हैं। विमल, अब तो चैंपियंस ट्रॉफी की जो राशि है उसमें भी 53% का इजाफा हो गया है, तो मुकाबला और ज़्यादा कड़ा हो गया है। कैसी संभावना लग रही है इस बार हमारी टीम की? देखिए, टीम इंडिया की संभावना कई वजह से बेहतर हुई। राइट टाइम पे पीक करना जिसको कहते हैं, रोहित शर्मा फॉर्म में आ रहे हैं, विराट कोहली फॉर्म में आ रहे हैं और अगर ये दोनों मैच विनर हैं, आपके पास एक झटका सिर्फ लगा है बुमराह का। इसके अलावा ये मैच विनर्स अगर फॉर्म में आते हैं और राइट टाइम पे पीक करते हैं, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, आज भी श्रीलंका से हार गए, उनके 5 प्लेयर इंजर्ड हैं, तो आपके लिए रास्ता आसान तो है, लेकिन ये टॉप एलीट टीमें हैं और जैसा आप बता रहे हैं कि प्राइज़ मनी यहाँ 20 करोड़ का जो है वो आप अगर पर्सपेक्टिव के लिए बताऊं तो 20 करोड़ आपका आईपीएल में लगभग इतना ही मिलता है, वनडे में इससे ज़्यादा है 33 करोड़ का, टेस्ट चैंपियनशिप में उसमें इससे कम है, या T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जहां हम जीते थे वहां भी तकरीबन 20-21 करोड़ था। तो एलीट टूर्नामेंट है, 20 करोड़ की इनामी रकम है और टीम इंडिया के चांसेस जैसे जैसे टूर्नामेंट आ रहा है वो टीम लगातार पीक कर रही है, इसलिए बेहतर हो रहा है। बहुत शुक्रिया विमल आपका। तो टीम इंडिया की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो रही है और इस बड़े टूर्नामेंट से पहले उम्मीद कर रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में हमारी टीम भी बहुत शानदार खेलेगी। लेकिन प्राइज मनी को लेकर ये बड़ा अपडेट है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसकी प्राइज मनी में बड़ा इजाफा किया गया और पिछली बार से ये राशि 53% तक बढ़ा दी गई है। तो इसी खबर के साथ आज के सवाल इंडिया को यहीं पर विराम देंगे। एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी। नमस्कार।